एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर 2 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग लेक्चर 3 में पहुंच गए और आज हम लोग लेक्चर 3 की बात करेंगे। लेक्चर 3 देखने से पहले मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, देन आप इस लेक्चर को फिर फॉलो करें। इसके बाद उस लेक्चर को आप देखें, क्योंकि जो हमने L1 L2 में जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर L3 में यूज़ होने वाले हैं, लेक्चर 3 में यूज़ होने वाले हैं। सो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपने अगर देखा है तो आपने फील किया होगा कि हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की थी विथ डिटेल्ड मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक लगाते हुए सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देखी थी। चलिए, तो अब हम जो बात करेंगे बेटा यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जेडीजी सेक्शन की। एक्चुअली में लास्ट 2 सेशन जो हम लोगों ने किए वहाँ पर हम लोगों ने ईएस की ही बात की थी, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, और इसका मैकेनिज्म वगैरह देखा था। फिर हम लोगों ने डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस देखा, फिर हम लोग ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग देखा, फिर रेट और रिएक्टिविटी देखा, फिर कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अगर मल्टी रिंग सिस्टम है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, बाई सब्स्टिट्यूटेड है, या फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, या कई सारी रिंग हैं, तो कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, कौन ईएस देगा कौन नहीं देगा, वो सारी बातें हम लोगों ने L1 और L2 में की थी। तो चलिए पहले जेडीजी की बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएस रिएक्शन। तो जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था उसका हम लोग ईएस रिएक्शंस देखेंगे, बहुत सारी जो हैं, जैसे कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे नाइट्रोसोएशन ऑफ बेंजीन, देन बात करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, देन इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर हेलोजिनेशन के हम लोग क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। वाई यील्ड ऑफ आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी लेस, और वाई आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन डज नॉट टेक्स प्लेस, इस क्यों ऐसा होता है, या यील्ड कम होता है या फिर क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाउ यील्ड ऑफ आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन कैन बी इंक्रीजेस, कैसे बढ़ाया जा सकता है अगर हमें कराना है तो। क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन की बात करेंगे बेटे, देन सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पर हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। देन रोल ऑफ बॉयल वाटर इन सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म वगैरह देखते हुए हम आगे बात करेंगे। और अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने बोला था ना कि आयोडिनेशन का प्रोसेस जो होता है, बेटा जो सल्फोनेशन का प्रोसेस होता है ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका हम डिटेल मैकेनिज्म आज देखेंगे कि ये क्यों रिवर्सिबल होता है, और यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यूज होता है। वाइल बाकी की जितनी इसके अलावा रिएक्शंस हैं, जैसे नाइट्रेशन है, नाइट्रोसोएशन है, हेलोजिनेशन है, राइट, तो ये जितनी भी रिएक्शंस आपको मिलेंगे इसके पहले की, क्लोरोमिथाइलेशन है ना, हेलोजिनेशन में एक्सेप्ट आयोडिनेशन, ये जितनी भी हैं सब इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे बेटे। और बाकी आपका आयोडिनेशन एंड सल्फोनेशन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। देन ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएस रिएक्शन, क्या क्या कौन कौन सी ईएस रिएक्शन जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसके बारे में बात कर लें, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बात होगी जरा देखें आप, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले सेशन में भी दिखाया था और आप यहाँ पर भी देखें। नाइट्रेशन की बात करेंगे, नाइट्रेशन आपका इरिवर्सिबल होता है। अब क्यों होता है ये आपको बता चुका हूँ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है, राइट। नाइट्रोसोएशन की बात हम करेंगे और यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, हालांकि यहाँ पर आपको मैकेनिज्म में भी आपको दिखा देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्लोरोमिथाइलेशन भी आपका इरिवर्सिबल होगा, क्यों होगा सब समझेंगे अभी। और यहाँ पर भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है, और जो रिवर्सिबल होती हैं वहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है। क्लोरीनेशन की बात करें अगर हम, तो बेटा इरिवर्सिबल होगा, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ब्रोमिनेशन की बात करें, इरिवर्सिबल होगा, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। बट अगर आयोडिनेशन और सल्फोनेशन की बात करें बेटे, तो रिवर्सिबल होंगी प्रोसेस और वहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा। सो फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट यूज्ड, राइट बेटे। इरिवर्सिबल के लिए यूज नहीं होता, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। और अगर रिवर्सिबल है तो वहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यूज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए हैं। आज हम इन सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ तक सब कुछ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है बेटे, सारी चीज़ें बहुत तगड़े से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सब चीज़ें। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, तगड़े से समझना है, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या बात करने जा रहे हैं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में देखिए, ये आपका बेंजीन है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है यहाँ पर बेटा HNO3 और H2SO4 है। सब समझाने हैं आपको, सब कुछ समझाना है मुझे आपको बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका NO2 यहाँ पर ऐड हो गया, देखो। सो एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, सब दिखाएंगे आपको। नाइट्रोबेंजीन, सो बेंजीन का हमने नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पर बेटा क्या है, कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4।
और पता है H2SO4 और HNO3 में बेटा H2SO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन HNO3। तो H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर आप इसका KF वैल्यू देखो तो KF वैल्यू ऑफ H2SO4 इज मोर देन KF वैल्यू ऑफ HNO3, है ना। सो H2SO4 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HNO3। तो अब जरा समझना कि अगर H2SO4 मोर स्ट्रॉन्गर है बेटे, अगर H2SO4 मोर स्ट्रॉन्गर है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे बनाएं, जरा देखिएगा HO और SO3H ऐसे बना सकते हैं बेटे क्या, देखिए अब यहाँ पर ये आपको देखो, अब चूंकि ये मोर स्ट्रॉन्गर है तो ये माइनस ए प्लस एच प्लस आसानी से देगा इसको। और अब अगर HNO3 का स्ट्रक्चर बनाए बेटे तो HNO3 का स्ट्रक्चर दो HON डबल बॉन्ड, ये इसके पास यहाँ पर लोन पेयर है, तो इसका जो H प्लस है ना बेटे ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये वाला H प्लस जो है यहाँ पर अटैक कर जाएगा। और जैसे H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको पता है ना बेटा H प्लस है और यहाँ पर लोन पेयर है, तो एक प्लस और एक लोन पेयर क्या बनाता है बेटे, एक बॉन्ड बनाता है। तो एक प्लस और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बना, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए ये बन गया। देन यहाँ पे क्या बचा बेटा, देखो ये निकल गया, तो आपका O माइनस SO3H बचा, O माइनस SO3H, या फिर इसको HSO4 माइनस भी लिख सकते हो। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, तो पूरा डिटेल में समझे। अच्छा चूंकि ये एसिड की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि H प्लस दे रहा है। और बेटा क्या ये H प्लस एक्सेप्टर है, जरा देखना ध्यान से बेटा, ये H प्लस एक्सेप्टर, देखो यहाँ पर एक कितनी बढ़िया चीज़ आ रही है, H प्लस एक्सेप्टर है और बेटा ये H प्लस डोनर है। तो जो H प्लस डोनर होते हैं बेटे वो आपका एसिड का काम करते हैं, और चूंकि इसने H प्लस लिया है तो देखो ये दोनों एसिड थे, लेकिन जब इन दोनों की आपस में बात आई तो फाइट हो गई। वैसे तो H2SO4 भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है, दोनों एसिड है और दोनों बढ़िया तगड़े एसिड हैं। अब H2SO4 और HNO3 में स्ट्रॉन्गर H2SO4 है, तो भैया H प्लस कौन आसानी से दे सकता है, H प्लस दे सकता है, तो इसे H प्लस आसानी से दिया तो इसने एसिड का काम किया, बिकॉज H प्लस एंड डोनर। और यहाँ पर इसके पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर जाके खट से अटैक कर गया लोन पेयर पे H प्लस, तो H प्लस एक्सेप्टर हो गया। तो बेटा इसमें इस रिएक्शन में देखो खास बात क्या है कि H2SO4 एसिड का काम कर रहा है, चूंकि H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर HNO3 बेटा बेस का काम करने लगा, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेटा ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई आपकी, गजब, ठीक है। और यहाँ पर आया, जैसे वो इस पर प्लस चार्ज आता है बेटे, देखो तो यहाँ तक तो बात समझ में आई, जैसे इस पर प्लस चार्ज आता है ऑब्वियसली बात है बेटा, अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, पानी यहाँ से बाहर हो जाएगा, और देखिए NO2 प्लस आ गया। दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। सो बेटा नाइट्रोनियम आयन बन गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो आप सीधे बोलोगे कि भैया बेंजीन के लिए जो नाइट्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है दैट इज नाइट्रोनियम आयन एंड दैट इज NO2 प्लस। कीप इन माइंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, राइट बेटे। चलिए ये चीज़ आपके सामने आ गई, ओके नाइट्रोनियम आयन बन गया। अब जब ये नाइट्रोनियम आयन बन गया तो भैया आगे के सारे रिएक्शंस आपको पहले ही हम डिटेल में ES का मैकेनिज्म बता चुके, सेम मैकेनिज्म बेटे, एकदम सेम मैकेनिज्म। क्या देखो फटाफट, अभी आपको देखो पहले ही लेक्चर में हमने को समझाया था कि ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, देखो यहाँ पर एक अच्छा बेटे ये अच्छा ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। ये बताओ बेटा NO2 प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, देखो आ गया NO2 और यहाँ पर प्लस आ गया। तो अब जरा देखो बेटा एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है, फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो इसको आप 1 2 3 बोलोगे, तो देखो चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, देखो चला गया। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, देखिए 2 1 में आ गया। फिर रेजोनेंस हो जाएगा, इसको आप 1 2 3 बोल दोगे, अगर 1 2 3 तो प्लस चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए चला गया। और बेटा डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनका जो हाइब्रिड बनता है याद करो, पहले लेक्चर में बताया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या व्हीलन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो व्हीलन कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप खुद बना लेना, यहाँ पर आपको मैं तरीका बता चुका हूँ लेक्चर 1 आप जरूर देखें, वहाँ पर इसका डिटेल मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया था। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो गया। चलिए अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, अब चूंकि यहाँ पर बेटे क्या हो रहा है जरा देखें, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे कि ये एरोमेटिक से बेटे नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है। कैसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, तो बेटा बताओ स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, तो प्रोसेस फास्ट नहीं होगा, कैसा होगा, स्लो होगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आर्डियस। क्या हो गया, आर्डियस हो गया। याद आ रहा है ना आपको सारी चीजें, ये सेम मैकेनिज्म लगभग सब में लगने वाली है, जहाँ कुछ डिफरेंस आएगा वो हम बात करेंगे। इसके बाद देखो जब आपने इसके पहले बात की थी बेटे यहाँ पर, तो आपने देखा था कि यहाँ पर HSO4 माइनस निकल गया था, या O माइनस SO3H निकल गया था यहाँ से। अब ये O माइनस SO3H क्या करने वाला है, जरा गौर फरमाइएगा। तो बेटा देखो यहाँ पर H प्लस है, ये H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ H प्लस, और H प्लस यहाँ अटैक करेगा, HSO4 माइनस को खींच लेगा और H2SO4 बाहर हो जाएगा। और H प्लस निकला तो यहाँ प्लस, H प्लस निकला तो ऐसे निकला तो यहाँ माइनस है प्लस, और माइनस प्लस यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो बेटा बताओ ये नॉन एरोमेटिक से आपका एरोमेटिक हो जा रहा है ना। तो लेस स्टेबल से ये क्या हो जा रहा है, मोर स्टेबल हो जा रहा है। बेटा बताओ तो क्या बेंजीन से आपने नाइट्रोबेंजीन बना लिया, क्या मैकेनिज्म समझ में आया क्या बेटा। एक मैकेनिज्म जो मैंने आपको 11 में बताई थी वही सारी मैकेनिज्म एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती चली जाएगी। बोलो ना बेटे, कहानी समझ में आई क्या। तो यहाँ पर स्टेबल बन रहा है, यहाँ पर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो रहा है।
कहानी क्लियर है ना बेटे? तो अब H2SO4 यहाँ पर निकल गया, देखो यूज हुआ निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे ये कैटेलिस्ट का काम भी कर रहा है, राइट बेटे? चलिए देखिए, तो अब जरा देखते हैं कि रोल ऑफ HNO3 क्या था। HNO3 ने क्या किया? HNO3 ने बेस का काम किया भाई, प्रोटॉन एक्सेप्टर था। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या था? NO2 प्लस था, नाइट्रोनियम आयन था बेटे। H2SO4 ने क्या किया? इट इज एसिड विच हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल एंड यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो भैया इसने देखो ना, HNO3 था ना बेटे आपका, ये डबल बॉन्ड, ये फटाक से देखें यहाँ पे लोन पेयर था, प्लस आपके पास क्या था? SO3H, ये माइनस और ये प्लस, H प्लस यहाँ अटैक किया था और इसने क्या बना लिया था? HOH प्लस और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, और ये फिर ऐसे बॉन्ड टूटा था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया था और यहाँ पर आपका NO2 प्लस बन गया था। सो इट इज एसिड। H2SO4 क्या था? एसिड था, H प्लस दे रहा था। सो विच हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, भैया इसकी वजह से यहाँ पर हेल्प किया, तभी तो NO2 प्लस जनरेट हुआ। और उसके बाद किसी तरह से H2SO4 गया और फाइनली देखो आपने लास्ट में अगर आप देखा मैकेनिज्म, आपने देखा कि H2SO4 निकल भी गया, तो ये कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है। तो हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल एंड यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। बताओ बेटे, नाइट्रेशन की ये कहानी समझ में आई क्या? अरे नाइट्रेशन की ये कहानी बेटे समझ में आई क्या? अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर और समझते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जरूरी नहीं बेटा कि आपका कॉन्ग HNO3 और H2SO4, कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं। अब उन चीज़ों को समझें कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जरा देखिए, अल्टीमेटली आपका काम क्या है कि आपको नाइट्रोनियम आयन चाहिए, NO2 प्लस चाहिए, क्योंकि नाइट्रो बेंजीन बनेगा। तो NO2 प्लस कहाँ से मिल सकता है? वो हमारे मिक्सचर्स नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स होंगे। देखिए कैसे। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कॉन्ग HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर होगा, या फिर वी कैन डायरेक्टली यूज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे? जरा देखिएगा, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये कॉन्ग HNO3 है, ये आपका कॉन्ग HNO3 है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये तो हम लोग कॉन्ग HNO3 भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कॉन्ग HNO3 और H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, और भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। जरा देखिए, बट जो ऐसा मिक्सचर जो NO2 प्लस जनरेट करेगा दैट विल बी नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ओके, कैसे? जरा देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके सामने। HO N डबल बॉन्ड O यहाँ पर है लोन पेयर, इसका जो H प्लस है बेटे ये माइनस, ये H प्लस यहाँ इस लोन पेयर पे अटैक कर देगा, तो ये H प्लस आयन डोनर हो गया, तो यहाँ पर ये एसिड का काम कर रहा है। एक HNO3 का मॉलिक्यूल एसिड का काम कर रहा है और H प्लस आयन ले रहा है, इसलिए एक ये किसका काम कर रहा है बेटा? बेस का काम कर रहा है। ओ भाई साहब, अब तगड़े से समझिएगा, तगड़े से समझिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा कैसे। तो बेटा आप देखो यहाँ पर ये OH2 प्लस बना लेगा, HOH प्लस, और बेटा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? N डबल बॉन्ड O, और ये और प्लस बेटा क्या बचा? जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। प्लस यहाँ पर क्या है? H प्लस चला गया, तो यहाँ पर O माइनस N, यहाँ पर क्या बना? NO3 माइनस। देखो तो यहाँ NO3 माइनस अलग हो गया, NO3 माइनस अलग हो गया, फिर ये टूटा ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, तो देखिए इसने क्या दिया? आपका H2O अलग हो गया और प्लस बेटा यहाँ पर आपका NO2 प्लस मिल गया। अब बताओ क्या वो जो हमने ऊपर लिख रखे हैं प्रोडक्ट्स, ये देखिए, एक ये बना, एक ये बना, एक यहाँ, तो यहाँ पर जो HNO3 है ना बेटे, वो इटसेल्फ एसिड का भी काम कर रहा है और बेस का भी काम कर रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ अगर आप कॉन्ग HNO3 ले रहे हो तो इसका क्या कर रहा है? तो एसिड का भी काम यही कर रहा है, बेस का भी काम यही कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने का भी काम यही कर रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या गर्दा चीज सामने आई, क्या गर्दा चीज सामने आई। अब आपको पता है बेटा HClO4 और HNO3 में HClO4 इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। तो अगर आप इसका भी मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए स्ट्रक्चर बना है, HON डबल बॉन्ड O और ये, और HClO4, HOClO4, ये आपका HClO4 है, राइट। चूंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है तो H प्लस आयन डोनेट करेगा, इसके लोन पेयर पे यहाँ पर जाएगा, तो बेटा लोन पेयर जाएगा तो क्या बेटा OH2 प्लस बना देगा। फिर उसको तोड़ोगे तो यहाँ पे पानी अलग हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो थोड़ा सा, तो पानी अलग हो जाएगा, और प्लस बेटा यहाँ से NO2 प्लस बना देगा इधर, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो ClO4 माइनस, राइट। तो ये इसके प्रोडक्ट होंगे। तो बेटा देखो आपको क्या नाइट्रोनियम आयन मिल रहा है यहाँ से, क्या बेटा आपको नाइट्रोनियम आयन मिल रहा है यहाँ से? यस, देखिए दिस इज नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से मिला, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से मिल गया, देखिए दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, मिल गया देखो यहाँ से। सिमिलरली N2O5 की बात करें बेटा तो स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर ये, या ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो NO2 प्लस देखिए आ गया यहाँ से, और NO3 माइनस आ गया। अब इसको देखते हैं बेटे, NO2 प्लस और Cl4 माइनस को देखते हैं। तो बेटा NO2 प्लस Cl4 माइनस ये कुछ इस तरह का नहीं है, देखो जरा सा, तो सिंपल ये डिकम्पोज होगा और क्या देगा बेटा? NO2 प्लस दे देगा और प्लस बेटा ClO4 माइनस दे देगा। तो यहाँ से देखो नाइट्रोनियम आयन बेटा ये डेवलप हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस, ठीक है, ओके। NO2 प्लस तो डायरेक्ट आपको पता ही नाइट्रोनियम आयन बेटे होता है जो। N2 प्लस और BF4 माइनस सिंपल ये भी डिकम्पोज होगा बेटा, और NO2 प्लस दे देगा और BF4 माइनस दे देगा। तो ये जो आपका NO2 प्लस है दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल,
ठीक है। तो बेटा देखो डिसाइड हो गया भाई यहाँ पर कैसे कैसे कि ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल N2+ मिल रहा है, ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी है ये बेटे यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। और क्या बचा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है आपका यहाँ पर N2+। सो जितने भी हैं बेटा ऑल आर जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल्स N2+ नाइट्रोनियम आयन। तो देखो बेटा एक चीज़ माइंड में ये नहीं रखना है कि अरे नाइट्रेशन का मतलब कौन का HNO3 N2SO4 नाइट्रेट मिक्सचर ही हो गया। अरे जरूरी नहीं बेटे, कौन का HNO3 हो सकता है, HNO3 HCl4 हो सकता है, N2 5 हो सकता है, NO2+ CL4- हो सकता है, NO2+ ऑलरेडी डायरेक्ट हो सकता है, NO2+ BF4- हो सकता है। तो बेटा देखो ये तगड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, केवल यही नहीं कि इतना रट्टा मार लिया बस। अच्छा मतलब जैसे आप सोचो कि अच्छा नाइट्रेशन होना है तो आप बोलो अच्छा नाइट्रेशन कौन का HNO3 N2SO4 बस हो गया, दिस इज नाइट्रेट मिक्सचर। ये आपके सामने इतने सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। और ऐसे देखना मैं आपको जब FCA और FCAC कराऊंगा तो वहाँ पर भी देखना आपको जो एसाइलेशन और जो अल्काइलेशन के लिए जो यूज़ करते हैं रिएजेंट, कैसे कैसे वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, वो सारी बहुत बड़ी लिस्ट बताने वाला हूँ मैं आपको वहाँ पर भी कुछ इस तरह से, सो दैट कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ ना हो। जैसे आपको अगर ये दे दिया HNO3 HCl4 तो बोलोगे सर अब इसमें क्या होगा, कहीं CL4 तो नहीं, या फिर क्या कहीं और कोई इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं घुस जाएगा, है ना, जबकि आपको पता है कि इन सबसे मिला के NO2+ ही बनना है। N2 5 दे दिया, और ये सर अब क्या करें N2 5 है तो, राइट, केवल कौन का HNO3 और ये सर कौन का HNO3 है, हमने तो पढ़ा था कौन का HNO3 है H2SO4। कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब समझ रहे हो क्या। तो क्या नाइट्रेशन समझ में आया बेटा सभी को कि नाइट्रेशन किस तरह से हम बेंजीन का कराएंगे, राइट। और ये आपकी प्रोसेस कैसी बेटे प्रोसेस होगी, आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, राइट। देखो यहाँ से आपने देख लिया इसका मैकेनिज्म वगैरह पूरा सब तगड़े से। आपका RDS था, लिस्ट है ना, यहाँ पर देखो ये आपका पहले क्या बना था, स्लो प्रोसेस था, और स्लो प्रोसेस के बाद बेटा आपका क्या हो गया, ये आपका ये नॉन एरोमेटिक से आपका यहाँ पर एरोमेटिक हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जा रहा था, इसलिए स्टेबल से अनस्टेबल, इसलिए ये स्लो प्रोसेस था, अनस्टेबल से स्टेबल, इसलिए ये आपका फास्ट प्रोसेस होगा। और यहाँ पर जो H2SO4 है उसका क्या रोल है, अब सारी चीज़ें हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो गई बेटे। तो अब हम लोग क्या बेटा आगे बात करें, एक स्टेप आगे बढ़ें और बात करते हैं नाइट्रोसोएशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रोसोएशन में हम लोग जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं बेटे आपका ये होता है आपका कुछ, ठीक है, देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं बेटे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं बेटे और Na-NO2 HCl करते हैं, तो यहाँ से नाइट्रोसो बेंजीन बनता है। अच्छा इसके बारे में हमने आपको कुछ बताया था कि जो आपका ये NO होता है ये आपका +M भी देता है और -M भी देता है, याद है ना बेटे। और ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट दिस इज डीएक्टिवेटिंग। सारी चीज़ें क्लियर, ओके। तो ये जो Na-NO2 HCl है, पहले इसको देखते हैं क्या कर सकता है ये। तो Na-NO2 HCl बेटा सिंपल है, क्या बता, ये NaCl बना लेगा और यहाँ से HNO2 बना देगा, HNO2 क्या बना देगा आपका HNO2। अब इस HNO2 के स्ट्रक्चर अगर बनाए तो ये कुछ बना, देखिए HONO ये। अब चूंकि आपके पास यहाँ पर HCl है बेटे तो HCl से आपको H+ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब H+ क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटे, ये H+ है, ये यहाँ पे जाके HNO2 में अटैक मारेगा। देखो यहाँ पर एक HNO2 एसिड बना और यहाँ पर एक HCl है, HCl स्ट्रॉन्गर एसिड, तो यहाँ से H+ मिलेगा, तो बेटा H+ यहाँ पे अटैक मारेगा। तो HCl का जो H+ है वो एसिड का काम करेगा, और ये दूसरा जो नाइट्रस एसिड है भी एसिड है, बट यहाँ पर ये बेस का काम करेगा। क्यों, क्योंकि H+ फ्रॉम HCl स्ट्रॉन्गर एसिड, सो ये आपका बेस का काम करने लगेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। तो क्या बनने वाला है, जरा देखिए, H+ बेटे यहाँ पे अटैक करेगा, लोन पेयर और प्लस में एक बॉन्ड बन जाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ देखिए प्लस आ जाएगा। अब ये टूटेगा ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, पानी अलग हो गया, और देखो यहाँ पर प्लस आ गया, तो देखिए आपका ये आ गया। अब प्लस से आ जाने का मतलब आपको पता है कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सो दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन। तो NO2+ जो था बेटे आपका क्या था, नाइट्रोनियम आयन था, एंड दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इसके बाद होता बेटा क्या, सारे स्टेप्स फिर से वही हैं, है ना। ES का मैकेनिज्म L1 में जो आपने देखा था सब कुछ वही ऐसे ही चलेगा। कैसे चलेगा बेटे बताओ, इसके RS वगैरह बना लोगे ना, सारे के सारे जो RS बनेंगे, है ना, इस तरह से सब बना लेना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपका विलेन कॉम्प्लेक्स भी आएगा, तो अब जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ अब डिटेल में। तो स्टेप में जाते हैं सीधे। अब हम अगर इसको ऐसे ब्रेक करें, देखो अभी इलेक्ट्रोफाइल है, हमने इसको ऐसे ब्रेक किया बेटे, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया। जैसे ही प्लस आएगा तो ये आपका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम विलेन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जब हम आगे जाएंगे, उसका जब हम नेक्स्ट स्टेप में बेटे आगे जाएंगे तो H+ निकल जाएगा यहाँ से, बताओ बेटे। तो H+ निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, H+ निकल जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, H+ बाहर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका नाइट्रोसो बेंजीन। मैकेनिज्म समझ में आया क्या बेटे, मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टेप स्टेप बाय चुटकी में आप करते चले जाओ फटाफट और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब बात करते हैं बेटे किसकी, हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। सारी चीज़ें देखो, नाइट्रेशन हो गया,
आपका नाइट्रोसोवेशन हो गया। चलो अब हेलोजिनेशन में बात करेंगे, हेलोजिनेशन की बात करेंगे। चलिए हेलोजिनेशन की बात करें बेटे। वी कैरी आउट द रिएक्शन विथ Br2Cl2 नॉट F2, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है बेटे। तो Cl2 की बात करेंगे तो Cl2 और कोई सा भी लुईस एसिड ले सकते हैं इसके साथ। और जब हम Br2 की बात करेंगे तो Br2 और कोई सा भी इसके साथ लुईस एसिड ले सकते हैं, जैसे कि Cl2 लुईस एसिड, Ni लुईस एसिड, जैसे कि Cl2 और एनहाइड्रस Cl3। ये लुईस एसिड आपको पता है बेटे, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, किस वजह से खाली डब्बा होता है, तो ये लुईस एसिड का काम करेगा। FeBr3, Br2 FeBr3 या फिर Br2 है ना, Ni लुईस एसिड, कोई सा भी लुईस एसिड ले सकते हो, तो घबराना नहीं, कोई सा भी लुईस एसिड हो सकता है। ओके, जैसे देखते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, चेक करते हैं तीनों, सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो क्लोरीनेशन है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Cl+ जनरेट होगा, राइट, और अटैच हो जाएगा, देखिए आ गया। Br+ यहाँ से जनरेट होगा, देखिए अटैक करके ये बना दिया ब्रोमोबेंजीन। I+ जनरेट होगा और देखिए अटैक करके यहाँ बना दिया आयोडोबेंजीन। बट दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। क्यों? अब रीजन समझेंगे। तो पहले बताओ क्लोरीनेशन में क्या हो कि अगर आप Cl2 एनहाइड्रस LCl3 ले रहे हो तो Cl अटैच हो जा रहा है। Br2 FeBr3 ले रहे हो, Ni लुईस एसिड, कोई सा भी लुईस एसिड हो सकता है, तो Br अटैच हो जा रहा है। बट आयोडीन के केसेस में कुछ कहानी गड़बड़ हो जा रही है। चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले क्लोरीनेशन की बात कर लेते हैं, पहले क्लोरीनेशन के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बेटे। तो जरा देखिए इसके मैकेनिज्म पहले समझें। Cl है बेटे, गौर फरमाइएगा जनाब, Cl है, ओके। खाली डब्बा इसके पास, आपको पता है, क्योंकि एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है, तीनों यूज हो गया, कोई लोन पेयर नहीं। और टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 8 होने चाहिए थे। खाली डब्बा है, खाली डब्बा है बेटा, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसको चाहिए। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा, देखिए जाने लगेगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच होने लगेगा, इसका Cl जब इसके साथ अटैच होने लगेगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा। तो देखिए बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। उसके बाद फाइनली क्या होगा बेटे कि ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस जनरेट हो जाएगा, और ये आपका AlCl4- बना देगा। देखिए AlCl4- बना देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये माइनस भाई Cl- जाएगा तभी तो इसके पास जुड़ेगा जाके, और Cl+ अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल Cl+ ऐसे जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट हुआ बात समझ पाई बेटे? जैसे Cl+ बना, आगे की कहानी एकदम सिमिलर है बेटे। क्या सिमिलर है भाई कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ Cl अटैक करके कर गया। विलेन कॉम्प्लेक्स बना लोगे बेटे, इसके स्ट्रक्चर्स बना लोगे आगे जो भी हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलेन कॉम्प्लेक्स आप बना लोगे। वही एक जनरल मैकेनिज्म जो आपको 11 में बताई थी, आप सारा कुछ वही यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटे कि अब यहाँ पर H है तो ऐसे टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा। अब होगा क्या बेटे कि जो AlCl4- है, AlCl4- का मतलब क्या है बेटा? AlCl4- का मतलब ये तो ना कि AlCl3 था बेटे, उसने Cl- ले लिया था, तो इसका मतलब इसके अंदर AlCl3 और Cl- है। तो इसके अंदर का जो Cl- है बेटे, वो इस H+ को खींच लेगा, और देखो है ना, पूरा लिख दो, है ना, H+ को खींच लेगा बेटे, और यहाँ से H+ को खींच के ये HCl बना सकता है। क्या बना सकता है? HCl बना सकता है। या फिर इसके प्रेजेंस में ये H+ बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है बेटे और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये तो बाहर निकल सकता है ना, H+ बाहर चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ से टूटेगा माइनस यहाँ प्लस, और बेटा प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। जो H+ निकला, तो आप ऐसे कह सकते हो, यहीं पर समझाते हैं थोड़ा सा, यहीं पर समझो। हमने कहा था ना कि AlCl3, इसका मतलब बेटे आपके पास क्या है कि AlCl3 + Cl- है, जरा समझिएगा। तो क्या ये H+ को ये Cl- खींच लेगा? अभी मैंने बताया था ये प्लस और ये माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, साइड में लिखूँ तो एक तो AlCl3 निकल जाएगा और प्लस बेटे HCl निकल जाएगा। तो ये जो H+ है ये Cl के साथ आ जाएगा बाहर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो H+ AlCl4 के पास गया, तो बेटा आपको बताओ, जब H+ इस AlCl4 के पास गया तो H और Cl ने मिलकर HCl बना दिया, और AlCl3 अलग हो गया, AlCl3 यूज़ किया था और बाहर भी निकल गया। मतलब कहने का आपको इसको ऐसे भी देख सकते हो कि H+ और AlCl4 था बेटा, देखो उसने क्या HCl बना दिया था इससे Cl- लेके, क्योंकि इसके अंदर क्या था, AlCl3 था, और प्लस बेटे क्या था, Cl- था, तो इसने HCl बना दिया और AlCl3 अलग हो गया। वही हुआ कि नहीं? AlCl3 यूज हुआ, अलग हो गया, मतलब दिस इज ए कैटलिस्ट। अगर ये कैटलिस्ट है बेटे, तो जो कैटलिस्ट होते हैं यूज हुआ, अलग हुआ, यानी जिस रेट से घुसा था उस रेट से बाहर निकल गया, तो इसका नेट रेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेट रेट इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ, सो कॉन्सेंट्रेशन इसका थ्रू आउट द सिस्टम क्या बना रहा? कांस्टेंट बना रहा, क्योंकि जिस रेट से गया उस रेट से बाहर आ गया। तो इसका जो नेट रेट मिला हमें, तो बेटा बताओ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आप dC/dt को क्या बोलते हो? रेट बोलते हो कि नहीं बोलते हो बेटे? रेट बोलते हो कि नहीं? उसका नेट रेट कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए dAlCl3/dt को क्या होगा? 0 होगा। सो दिस अब देखिए है ना, तो AlCl3 है, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये AlCl3 रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है।
इट इज जस्ट सपोर्टिंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन को जस्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इट डज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा था, गया और निकल लिया, आया और निकल लिया, सपोर्ट किया, आया, सपोर्ट किया, निकल लिया, राइट। और ये क्या कर रहा था, इंक्रीजेस द रेट रिएक्शन, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज किया, चेंज किया और चला गया। और चूंकि इसका रेट, नेट रेट जो है जिस रेट से गया तो उस रेट से बाहर निकल गया, तो जितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा उतना ही रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, और दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो नेट रेट का क्या होगा, जीरो हो जाएगा बेटे। ओके, अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए हम लोग क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल यूज कर सकते हैं। हेलोजिनेशन का मतलब बेटे क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए, X प्लस चाहिए, लाइक अगर Cl है तो Cl प्लस चाहिए, Br है तो हमें Br प्लस चाहिए, समझ रहे हो। चलो देखिए, तो बात करें हम आगे। देखिए Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, Cl प्लस दे देगा ना बेटे Cl प्लस, अरे बोलो ना बेटे Cl प्लस दे देगा ना। ऐसे Cl2, और देखो बेटा ये भी आपका लुईस एसिड है, आपको पता ना, FeCl3 भी आपका लुईस एसिड है, ये भी आपका Cl माइनस को ले लेगा और Cl प्लस दे देगा। जेडन Cl2 भी लुईस एसिड है, राइट, ये भी आपका Cl माइनस ले लेगा और Cl प्लस दे देगा। Bf3 आपको पता ही है बेटा लुईस एसिड होता है, तो Cl माइनस ले लेगा, Cl प्लस दे देगा। ये भी आपका लुईस एसिड है तो Br माइनस ले लेगा, Br प्लस दे देगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से Cl प्लस जनरेट हुआ, Cl प्लस जनरेट हुआ, Cl प्लस जनरेट हुआ, Cl प्लस जनरेट हुआ, Br प्लस जनरेट हुआ। Fe प्लस Br2 की अगर हम बात कर लें तो Fe प्लस Br2 का मतलब ही बेटा क्या होता है, FeBr3। तो पहले Fe और Br2 रिएक्ट करके FeBr3 बना देगा, और FeBr3 फिर Br2 रिएक्ट करके बेटा क्या होगा, FeBr4 माइनस बना देगा और Br प्लस अलग हो जाएगा। कहने का मतलब वही, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक एक करके देखो बेटा, ये बात तो समझाए थे ना कि AlCl4 माइनस बनाता है। ये मैं एक बार लिखी दूँ, AlCl4 माइनस बनाता है और Cl प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये क्या बनाएगा बेटा, FeCl4 माइनस बना देगा। थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ वेट, सो दैट कि आप क्लियर समझ पाओ। इसकी थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा लेता हूँ, चलिए, है ना। एलाइट ने बोला था, एलाइट आपकी बात मुझे याद आ गई। तो ये बेटा क्या बनाएगा, AlCl4 माइनस और ये आपका Cl प्लस जनरेट हो गया, देखते जाइएगा। ये आपका बना देगा बेटा FeCl4 माइनस और ये आपका Cl प्लस जनरेट हो गया। ये आपका ZnCl3 माइनस बना देगा और यहाँ पर Cl प्लस जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पर आपका ये Bf3 Cl माइनस जाएगा और यहाँ पर आपका Cl प्लस जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो FeBr4 बना देगा माइनस Br प्लस जनरेट हो जाएगा। Fe प्लस Br2 का मतलब समझ लें, Fe प्लस Br2 का मतलब बेटे कि Fe और Br2 आपस में इसके पहले FeBr3 बना देंगे, फिर FeBr3 और Br2, अभी आपने देखा कहीं पर था शायद, आई थिंक यस, ये देखो। सो FeBr3 और Br2 का मतलब क्या है, FeBr4 माइनस और Br प्लस। तो देखिए FeBr4 माइनस और Br प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब HOCl है अगर, तो HOCl में आपको पता है बेटा O माइनस होता है, Cl प्लस होता है, Cl प्लस यहाँ जनरेट हो जाएगा। HOBr का मतलब O माइनस यहाँ पर Br प्लस होता है, Br प्लस जनरेट हो जाएगा। ICl का मतलब I प्लस Cl माइनस होता है, तो यहाँ पर आपका I प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, I प्लस। I2AlCl3 का मतलब बेटा ये AlCl3 I माइनस बना देगा और प्लस I प्लस को अलग कर देगा। तो ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो जनरेट होंगे। तो बेटा आप बताओ हेलोजिनेशन के लिए क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ कहाँ पर कैसे जनरेट हो सकते हैं। बेटे ये सब आपके सामने आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बेटे। सारी रिएक्शंस भी मैंने आपको दिखा दी। तो ऐसा नहीं है बेटे, आपको जब तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं पता होंगे, या फिर जैसे नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर था वैसे यहाँ पर हाइड्रोनेटिंग मिक्सचर ये हो गया आपका, तो ये सारी पता होने चाहिए, अदरवाइज आप खाने गड़बड़ कर सकते हो। सो वी कैन यूज एनीथिंग विच कैन जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हमने देखो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा है, वी कैन यूज़ दैट कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये चीज़ें आपके सामने आई। ओके, कुछ और बात करें बेटे, आगे थोड़ा सा चलते हैं और कुछ और बात करते हैं। व्हाई यील्ड ऑफ आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी लेस, और व्हाई आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन डज नॉट टेक्स प्लेस। जैसे आपने क्लोरीनेशन कराया था वैसे ही आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा, बट आयोडीनेशन में लोचा था। तो अगर उस लोचे को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे चलेगा। देखिएगा, जब हम बात करें नाइट्रेशन की, नाइट्रोसोएशन की, क्लोरीनेशन की या ब्रोमिनेशन की, सब तगड़े से समझाने वाला। अब जरा देखिएगा सब कुछ, मैंने कहा था ना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे पता चलेगा, वो सब चीज़ें। अब देखिए, ऑल दीज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, और जितनी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, नो आइसोटोपिक काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज अप्लाइड। चाहे बेंजीन ले लो, चाहे ड्यूटेरियम के साथ ले लो, चाहे ट्रीटियम के साथ, सभी के साथ रेट सही होगा, ऑफ ES सेम होगा। बट अगर हम आयोडीनेशन की बात करें तो आयोडीनेशन प्रोसेस क्या होगा, कैसा होता है बेटा, रिवर्सिबल होता है। कैसे, ये देखो यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, सब चीज़ अब थोड़ा डिटेल में ला रहा हूँ और ज़रा देखिएगा। यहाँ पे बेटा आपका CH बॉन्ड होता है ना, CH, और जब इधर बनाया आपने तो सपोज आयोडीनेशन कराया आपने, तो सपोज यहाँ पर I आ गया, ठीक है। जैसे आपने I2 और प्लस AlCl3 ले लिया सपोज, तो I यहाँ पर आ गया, ओके। I प्लस, यहाँ से I प्लस जनरेट हुआ
और ये बन गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख लो CH बॉन्ड है बेटे और यहाँ पर Ci बॉन्ड है। Ci बॉन्ड इज वीक बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो भैया वीक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड, मतलब ये स्टेबल से आप कहाँ जा रहे हो बेटे, अनस्टेबल जा रहे हो। तो स्टेबल से अगर अनस्टेबल जा रहे हो तो क्या होगा कि आप अगर इधर गए तो बेटे तुरंत अनस्टेबल अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। ये तुरंत अनस्टेबल आपको क्या करना चाहेगा बेटा, अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल कर। तो नहीं हो, अगर आप फॉरवर्ड चले जाते हो तो ये बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस तरह से रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटे, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज मोर, इसलिए आयोडोबेंजीन बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, यील्ड बहुत कम होता है। तो देखो यहाँ पर यही चीज़ मैंने समझा कि रिएक्शन अब बेटा ये समझ में आया कि आयोडीनेशन आपका रिवर्सिबल क्यों है। मैं बार बार बोल रहा था कि ये इरिवर्सिबल होती है। अच्छा, इरिवर्सिबल का रीजन तो मैं आपको पहले ही समझा चुका था। अभी रिवर्सिबल क्यों होता है ये तो आपको क्लियरली अब समझ में आ गया क्यों। ये वीक बॉन्ड है बेटा, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, CH बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। तो आप स्टेबल से अनस्टेबल गए, सपोज आपने रिएक्शन कराया, इधर बढ़ गए, बट जैसे ये बनेगा तो अनस्टेबल और ये स्टेबल, तो तुरंत आप इधर जाने लगोगे एंड रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। सो बट आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज CI बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, इवन CI बॉन्ड इज वीकर देन CH से वीक होता है ये। सो समझ रहे हो। सो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, जरा और गौर फरमाइएगा। चलो रिवर्सिबल, अब और बाकी की सारी रिएक्शंस जैसे इरिवर्सिबल क्यों, थोड़ा उसको भी समझते हैं। देखिए CN बॉन्ड है यहाँ पर, CN बॉन्ड है यहाँ पर भी बेटा आपका CN बॉन्ड है। यहाँ पर CCl है, साफ साफ लिखा हुआ है, उसको रहने दो ऐसे ही। और यहाँ पर CBr है। अगर आप देखो बेटा तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसकी बात कर लें, देखिएगा एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे C, यहाँ पर H, सीधे डायरेक्ट मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर C है, सॉरी यहाँ पर बेटे C है और यहाँ पर NO2 है। ये देखो इसकी बात करें तो यहाँ पर H है और यहाँ पर C है, यहाँ पर आपका C है और NO है। ओके, इसकी बात करें अगर तो Cl है। अब समझिएगा तगड़े से बात को बेटे, हर चीज़ मैंने कहा था हर चीज़ को क्लियरिफाई करूँगा बेटे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर C और यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ इधर H है आपका और यहाँ पर आपका Cl है। इसकी बात करें अगर हम तो यहाँ पर आपका CH है बेटे और यहाँ पर आपका CBr है। अब आप खुद देख लें बेटा, आप देखो यहाँ से आप इधर जा रहे हो, ओके, नेट रिएक्शन देख लो अब जरा सा। ये CH बॉन्ड है और ये CN बॉन्ड है। CN बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, तो बेटा ये बॉन्ड एनर्जी CN का CH से ज़्यादा है, CN का CH से ज़्यादा है, CCl का CH से ज़्यादा है, CBr का CH से ज़्यादा है। यानी नाइट्रेशन की बात करें, चाहे हम नाइट्रोसोएशन की बात करें, चाहे हम क्लोरिनेशन की बात करें, चाहे हम ब्रोमिनेशन की बात करें, अगर इनका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, देखो ये CN CCl तो इनका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो बेटा बताओ कैसा है, सारे स्टेबल बॉन्ड्स हैं। और क्या बेटा इनके रिस्पेक्ट में इधर वाले बॉन्ड कैसे हैं, अनस्टेबल हैं। तो बेटा आप किधर से किधर जा रहे हो, आप अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हो। और बेटा अनस्टेबल से स्टेबल जाने का मतलब क्या है कि प्रोसेस फिजिबल होगी, आप स्टेबल की ही तरफ जाना चाहोगे। और अगर आप केवल स्टेबल की ही तरफ जाना चाहोगे तो रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी सो दिस रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो व्हाई नाइट्रेशन, नाइट्रोसोएशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑल आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या रीजन समझ में आया क्या बेटे आपको, क्या बेटा आपको रीजन समझ में आया क्या रीजन समझ में आया क्या बेटे। तो अब इस तरह से ये भी बता सकते हो कि जो सेकंड स्टेप था उसमें किसमें एक्सो होगा और किसमें एंडो होगा, यू कैन, अब आप खुद बता सकते हो। सो दैट्स वाई ऑल आर, जितनी की जितनी है सब की सब कैसी रिएक्शन है बेटे, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बट अगर हम आयोडीनेशन की बात करें, अच्छा यही कॉन्सेप्ट आपका सल्फोनेशन में भी आएगा, बट अगर हम आयोडीनेशन की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पर CH है, यहाँ पर आपका CH है, यहाँ पर Ci है, एंड CH इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल बॉन्ड एंड दिस इज लेस स्टेबल बॉन्ड, लेस स्टेबल बॉन्ड। तो भैया मोर से लेस गया मतलब एक बार आपने आयोडोबेंजीन बना लिया, बट लेस से आप मोर जाना चाहोगे तो इधर साइड में आप बैकवर्ड साइड में आप ज़्यादा चले जाओगे। देखो एरो का बड़ा बनाया मैंने और ये देखो छोटा है, तो प्रोसेस तो रिवर्सिबल हो गया, नो डाउट कि बेटा इधर का इधर जाने का रेट अलग अलग हो सकता है, बट प्रोसेस तो रिवर्सिबल हो गया ना। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा आप आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों है, क्या ये समझ में आया क्या। सो दैट्स वाई रिवर्सिबल एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी लेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा बना जैसे ही बनेगा इधर चला जाएगा, बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन मोर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रीजन क्लियर है ना, क्योंकि इधर ज़्यादा स्टेबल है बेटे। दैट्स वाई दिस आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर ये रिवर्सिबल है तो यहाँ पर बेटा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग जाएगा, KIE लग जाएगा यहाँ पर। बोलो बेटे क्या कहानी समझ में आई क्या,
कि आयोडीनेशन के साथ क्या गेम था। अभी सल्फोनेशन में भी बताएंगे हम आपको क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। आगे बात करते हैं, हाउ यील्ड ऑफ आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन कैन बी इंक्रीजेस। भैया जो आयोडीनेशन है उसका हम यील्ड को कैसे बढ़ाएं भाई। आप तो देख रहे हो कि रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जा रही है बेटे, रिएक्शन कितना शिफ्ट कर जा रही है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जा रही है, तो उसकी यील्ड को कैसे बढ़ाएं। चलिए उसके बारे में बात करें थोड़ा सा। अब इस चीज़ को थोड़ा और तगड़े से समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, देखिएगा क्या। जैसे कि आपने देखा बेटा यहाँ पर CH था, यहाँ पर आपका CI था, और ये प्रोसेस कैसा था, रिवर्सिबल था। तो एक्चुअली में ये I प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल था, बोलो ना बेटे, I प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल था, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड था है ना, ये कुछ तो हुआ था, इसको तोड़ेगा और यहाँ पर ऐड होके फाइनली, मतलब आप रिएक्शन सब मैकेनिज्म सबका सारा वैसे ही वैसा है, आपको पता है अच्छे से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये H रिप्लेस हुआ और ये I आया यहाँ पर, बट दिस इज योर लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल, ये आपको बता ही चुका हूँ। ओके, सो टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ आयोडीनेशन प्रोडक्ट, अगर हम इसके यील्ड को इंक्रीज करना है तो रिएक्शन को हमें किधर मूव कराना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये किसी भी तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए तो ये ज़्यादा बनने लगेगा बेटे। कहानी क्लियर है? ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं HNO3 एंड HiO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HNO3 या HiO4 क्या करता है, जो I2 था, I2 के साथ HNO3 रिएक्ट करके बेटा इसको I प्लस में कन्वर्ट कर देता है और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? तो अब देखिए +5 से बेटा +4, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, और 0 से +1 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी तो देखो I2 का ऑक्सीडाइज करा दे रहा है, तो ये I2 को I प्लस में कन्वर्ट कर रहा है जनाब। इसका मतलब क्या हुआ कि I प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा भाई अगर आप I2 का रिएक्शन HNO3 से करा दोगे तो I प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। आप जरा यहाँ पे आइए, तो बेटा अगर I प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा तो बेटा बताओ, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल हमें इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटाना होगा। और बेटा घटेगा कब, जब ये रिएक्शन इधर की तरफ जाएगी, जब I प्लस कंज्यूम होगा तभी तो घटेगा, एंड रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसका यील्ड बढ़ जाएगा। क्या लीच एटलियस समझ में आया क्या? सो HNO3 और HiO4 इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो उसके लिए अगर ये बढ़ गया है तो हमें इसको घटाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस। और ये बेटा घटेगा कब, जब जिसको घटाना होता है जब उससे दूर जाए, इससे दूर जाने का मतलब इधर जाए, फॉरवर्ड जाए, जब इधर जाए तभी तो I प्लस कंज्यूम होगा और ये घटेगा, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और हमें यील्ड ऑफ इस आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। तो वहीं पर लिखा है I प्लस। सो देखो, सो HNO3 एंड HiO4 इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल। ये LGP नहीं बेटा, LCP है। सो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल, है ना, कभी कभी भावनाओं को समझ जाया करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस इंक्रीजेज, देन I प्लस को डिक्रीज करना होगा, एंड देन रिएक्शन शिफ्टेड टू बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द यील्ड ऑफ आयोडीनेशन प्रोडक्ट इंक्रीजेज। एक तो चीज़ है, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटे, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा, और उस केस में ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि बेंजीन के केस में रेट पे ज़्यादा होगा, और अगर TTM है तो उसके केस में रेट कम हो जाएगा, क्योंकि CT बॉन्ड जो होता है बेटे, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, देर में टूटेगा, CH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, वीक बॉन्ड होता है, तो इसलिए ये जल्दी से टूटे, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको CH बॉन्ड ही तोड़ना होता है, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी पहुँचाओगे। और एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मज़ा नहीं आई, अभी और ज़रा एक्सप्लेनेशन देखिए, और ज़रा देखता हूँ, तगड़ा देता हूँ। रिएक्शन आपका ये है, अब I2 के साथ देखते हैं, और ये बना और ये HI बना, देखते हैं सब। HI जो होता है वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हर तरह से बेटा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही ये आयोडोबेंजीन बनता है बेटा, आपको पता ना, जो बेटा HI होता है, ये क्या करता है बेटा, अल्काइल आयोडाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो यानी RI को ये RH में कन्वर्ट करता है। इसका फंक्शन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इस HI पर मैंने ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने HI रेट फास्फोरस के बेटे 2 लेक्चर डाले हुए हैं, डिटेल्ड लेक्चर। तो उसमें बताया था कि ये क्या करता है, RI को RH में कन्वर्ट करता है, तो ये तुरंत इस अल्काइल आयोडाइड को तुरंत इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब भाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस कर देगा बेटे। रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, तो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा होगा, देखो ये -1 है, -1 से ये क्या हो रहा है, देखो 0 हो रहा है। तो -1 से 0 मतलब इस I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसका क्या करा देता है बेटा, ये रिडक्शन करा देता है। इसका क्या करा देता है, रिडक्शन करा देता है। इस कंपाउंड के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जा रहा है, इट मीन इसका रिडक्शन हो जा रहा है। समझे बात को? तो अब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस करा देता है, तो ये किधर चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए यील्ड ऑफ आयोडीनेशन क्या होता है, कम होता है।
इसलिए जो यील्ड ऑफ आयोडीनेशन होता है बेटे वो क्या होता है, कम होता है। तो देखिए वो लिखा है HI is a very strong reducing agent, so it reduces this iodide to alkene and reaction shifted to backward direction and becomes reversible हो जाता है। So if you use HNO3 HiO4 then it oxidizes HI and if no HI then no chance to shift backward direction। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम HNO3 या HiO4 ले लें तो बेटा ये क्या करता है, HI को ऑक्सीडाइज कर देता है, HI को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड इफ नो HI, और अगर HI नहीं रहा, ये HI को ही गायब करने लगेगा, और अगर HI नहीं रहा तो बेटा रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं जाएगी, इसका यील्ड बढ़ जाएगा एंड देन नो चांस ऑफ रिएक्शन टू शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यार तो भाई कष्ट क्या था कि HI की वजह से ये बैकवर्ड जा रहा था, तो अगर हम HNO3 और HiO4 डाल दें तो बेटा HI को ही क्या कर देगा, ये HI के साथ रिएक्ट करके HI को कॉन्सेंट्रेशन को घटाने लगेगा या इसको हटा देगा, अगर हट गया तो ये रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये बैकवर्ड नहीं जाएगी, फॉरवर्ड चला गया। कुछ ये केस बन सकता है। और वी कैन से इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 HiO4 HI विल नॉट फॉर्म, HI बनेगा ही नहीं। क्यों? अभी मैंने बताया था कि जो यहाँ पर I2 है, अगर आप HNO3 और HiO4 यूज कर लो, समझना अभी बता चुका हूं, तो ये I2 को I+ में ही कन्वर्ट कर देगा सीधे सीधे, I2 को I+ में कन्वर्ट कर देगा, और यहां से आपका I- बन ही नहीं पाएगा, इसका मेजर पोर्शन आपका किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, I+ में कन्वर्ट होता जाएगा। तो भैया I- नहीं तो HI बनने के चांसेस ही कम होंगे, I- नहीं होगा तो HI बनने के चांसेस ही कम होंगे, और HI बनने के चांसेस ही कम होंगे तो इसके बैकवर्ड जाने के चांसेस कम होंगे। सो कंप्लीट I2 कन्वर्टेड टू I+, नॉट फॉर्मेशन ऑफ I-, सो इफ नो I-, नो फॉर्मेशन ऑफ HI, नो बैकवर्ड डायरेक्शन, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। लीजिए जनाब, तो कई तरीके बेटे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, समझ लो बेटे। तो अगर हम इसमें HNO डाल दें तो बेटा इसको हम, इसकी यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ये आयोडीनेशन के रिस्पेक्ट में हम रेट की बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। सो इफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल देन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज यूज्ड। आपको पता है तो बेटा बताओ, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रोसोएशन, क्या सब समझ में आ रहा है क्या तगड़े से बेटे? क्या सब तगड़े से समझ में आ रहा है क्या बेटे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब और देखते हैं कुछ चीज़ें। अगर हम Cl2Fe ले लें बेटे तो होता है Cl2 और Fe से भी आपका Cl+ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, और बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा, सीधे Cl लग जाएगा। ये लीजिए जनाब, हाइड्रोनेटिंग एजेंट बताया था ना अभी। अगर Cl2H ले लो, सनलाइट ले लो, तो बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, सबको तोड़ के हर जगह Cl लगा देगा, हर जगह Cl लगा देगा। C6H6Cl6 मैंने कहा था ये स्पेशल केसेस है, इसको हम गैमेक्सिन बोलते हैं या 666 बोलते हैं या लिंडेन बोलते हैं या फिर इसको BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये होता है। बट जनरली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर Cl2H ले लो आप बेंजीन के साथ तो ये बना सकता है। सो हियर फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन एडिशन, यहाँ पर क्लोरीन जो है बेटा उसका फ्री रेडिकल यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा, बिकॉज हीट HNO और एनर्जी, यहाँ बेंजीन है तो मजबूत। देखो अब देखो यहाँ पर बेंजीन है बेटे और कुछ तो है नहीं बेटे, तो इसकी अब चूंकि फ्री रेडिकल बन रहा है, आप एनर्जी भी ले रहे हो तो मजबूरी बेटा कि यहाँ पर चूंकि एनर्जी ले रहे हो तो फ्री रेडिकल ही बनाएगा, ऐसे टूटेगा, फिर Cl भी टूटेगा, ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर इसकी मजबूरी है कि यहाँ पर ये Cl लगाए। तो इसकी मजबूरी है बेटा कि उसी पर फ्री रेडिकल एडिशन होना चाहिए, है ना। जनरली जो इस पर फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होता है, जनरली बेटा इस पर फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होता है, इस पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ये सब लिखा है बेटा। बात समझ रहे हो? तो ऐसा अगर है तो इस पे ऐसे होगा, बट अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। सो इफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रेजेंट है, कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो नो फ्री रेडिकल एडिशन ऑन बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस। और कहां पर, उसके साइड चेन में हो जाएगा। जो बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसके साइड चेन जो भी होगी वहां पर आपका क्या हो जाएगा बेटे, क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो अगर केवल बेंजीन है बेटा तो स्पेशल केसेस को ध्यान रखना, ये गैमेक्सिन, 666, लिंडेन, BHC ये सब बनाता है। और ये फ्री रेडिकल की वजह से होता है, जिसकी मजबूरी होगी कि यहाँ फ्री रेडिकल एडिशन ये करे, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। पर अगर यहाँ पर साइड चेन लगा होता तो बेटा साइड चेन में क्लोरीनेशन हो जाता, फिर इसका नहीं होता, और वहाँ पर आपका EAS हो जाता, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता। ठीक, ओके। चलिए अब आगे एक रिएक्शन देखना, ये CH3 है। अब जरा देखिएगा अच्छा, अब ये बेंजीन और यहाँ पर CH3 है बेटे, तो Cl2H, अब यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन अगर था तो डबल बॉन्ड टूट गया था। भाई यही तो समझाना चाह रहे थे हम आपको अभी यहाँ, कि इसकी मजबूरी थी बेटे, बट अब यहाँ मजबूरी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो CH2 है और इसके पास H है, और अगर आप फ्री रेडिकल कराओगे तो देखो
है ना, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, ये एलाइलिक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है बेटे, तो Cl2H क्या करेगा, इसे एलाइलिक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा देगा और तो ये चीज़ हो जाएगा। NBS तो आपको पता है बेटा, NBS तो पता है। तो देखो यहाँ पर Cl2H ने क्या किया बेटा, बात को समझ रहे हो, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सो इफ चांस ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का चांस है तो बेटा वो रिंग पे नहीं होगा। जैसे इसके पहले हमने कहा गैमेक्सिन बनाया तो रिंग पे हुआ था, बट ये सब्स्टिट्यूशन है। अब अगर यहां पर चांस, अब चूंकि यहां पर Cl2H में तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का चांस तो है, बट बेटा वो रिंग पे नहीं होगा, विल नॉट बी ऑन रिंग, बेंजीन रिंग पे वो नहीं होगा, विल बी ऑन साइड चेन पे होगा। नो एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल ऑन बेंजीन रिंग, बिकॉज ऑन एडिशन बेंजीन लूजेज इट्स एरोमेटिसिटी, ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है। देखो तो बेटा यहाँ मजबूरी थी, बट यहाँ मजबूरी नहीं है, बात समझ रहे हो। तो कुछ रिएक्शंस का कुछ मैकेनिज्म इस तरह से भी सोचते हैं। NBS का तो आपको पता है बेटा, एलाइलिक हाइड्रोजन है, यही है आपके पास, तो ये हटेगा और यहाँ पर भी आ रहेगा। यहाँ पे Cl क्यों आया, बात समझ रहे हो ना, राइट। Cl2 500 बिल्कुल NBS की तरह काम करता है, तो CH2 और यहाँ पर H को हटाएगा, Cl लाएगा, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। क्या बेटे यहाँ तक कहानी समझ में आती है? बढ़िया से तगड़े से सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। आर यू एंजॉइंग दिस लेक्चर? आप सारे लेक्चर्स मेरे एंजॉय करते हो ना बेटे? सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से तगड़े से समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं बेटे? बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो देखो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाते चले जा रहे हैं, आप देखते चले जाइए। ये चीज़ें मैं फटाफट क्यों कर दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब ये नहीं था, जब हमने Cl2H कराया इसका, तो गैमेक्सिन बना दिया भाई, फ्री रेडिकल था, सनलाइट था, तो पाई बॉन्ड टूटते चले गए भाई, वहाँ पे वो काम हुआ। बट यहाँ पर चूंकि आपको एलाइलिक हाइड्रोजन मिल गया है बेटा, तो ये टूटने से फटाक से स्टेबल इंटरमीडिएट बना देगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो ये यहाँ पर मजबूरी नहीं है, वहाँ पर मजबूरी। तो कभी कभी कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, रिएक्शन के साथ भी बेटे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर हुआ। कहाँ पर? इसके पहले वाले पे, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये, राइट। चलिए, आई थिंक कि आप ये चीज़ ध्यान रख पाओगे बेटे। सारी कहानी मैं जो बोलता हूँ ना बेटे, देखो सब कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि लिख के रखूँ और आपके सामने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ सही तरीके से। हो गया बेटे ये बात? चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करें। क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरोमिथाइलेशन करते हैं, सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें से देखते हैं और उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, डिसल्फोनेशन का क्या फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ें हम आप समझेंगे बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से। ओके बेटे, अब बात कर रहे हैं बेटे इसके रिएक्शन की। तो रिएक्शन क्लोरोमिथाइलेशन में क्या है बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन होता है बेटा, और बेंजीन आपका कन्वर्ट हो जाता है, CH2Cl ग्रुप लग जाता है इसमें, तो क्लोरो है और मिथाइल एक कार्बन है ना, सो दिस इज कॉल्ड क्लोरोमिथाइलेशन। सो क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ दिस बेंजीन, तो इसमें CH2Cl ऐड होता है एक्चुअली में। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, HCl और ZnCl2 यूज करते हैं। और यहाँ पर बेटा देखो ZnCl2 भी आपका लुईस एसिड होता है, ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी मैकेनिज्म में। ओके, तो अब इसका ये रिएक्शन तो आपके सामने कि भैया बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HCl के साथ, ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके आपका ये कंपाउंड बना रहा है। क्या होगा इसका मैकेनिज्म क्लोरोमिथाइलेशन का, समझिएगा जरा तगड़े से। आयोनाइजेशन ऑफ HCl इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 के प्रेजेंस में देखो क्या होगा बेटा, ये आपका लुईस एसिड है, इसके बाद बैकेंड खाली डब्बा है और यहाँ पर Cl- है, खटाक से Cl- को खींच लेगा और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और ZnCl3- बनाएगा और H+। तो यहाँ से HCl का आयोनाइजेशन इंक्रीज हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इस HCl का रिएक्टिविटी बढ़ गया, ये जो है आसानी से टूट के H+ दे दिया। अब जब ये H+ दिया तो देखिएगा, तो देखिए इन दोनों से हमें क्या मिला, ZnCl3- मिला और प्लस बेटे हमें यहाँ से H+ मिला। ध्यान रखिएगा आगे कि जो ZnCl3- है बेटे, ये बेसिकली ZnCl2 + Cl- है, आगे ध्यान रखना। अब ये बचा H+, अब H+ जाएगा इसके पास, फॉर्मल्डिहाइड के पास। देखिएगा जनाब कि अब क्या होने वाला है, तो H+, अब फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H+ भाई जाएगा यहाँ अटैक मारेगा, लोन पेयर और H+ एक बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए आ गया, जैसे इस पर प्लस चार्ज आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा, या माइनस यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पर देखिए HCH और C पर प्लस और ये OH बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बन गया, CH2OH बन गया भाई साहब, CH2OH बन गया। एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, बेटे। और चूंकि यहाँ पर एक्चुअल कैटायन डेवलप हुआ है बेटे, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी बढ़ा देगा, क्योंकि एक्चुअल प्लस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो कि ये जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, खटाक से तेजी से अटैक मारेगा, क्योंकि ये एक्चुअल आपका कैपिटल है, बहुत भूखा हो गया इलेक्ट्रॉनों का, इट मीन्स इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू दिस एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस कंप्लीटली डेवलप्ड कैपिटल। सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू, अब
क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि H प्लस यहाँ पे अटैक किया और इसको आप कैटायन में कन्वर्ट किया, प्रोटोनेशन हुआ ना बेटे इसका। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू एसिड प्रोटोनेशन से, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन कार्बन कब कैटायन इज फॉर्म। तो H प्लस जब यहाँ पे अटैक किया तो इसको हमने बोला प्रोटोनेशन बेटे, बताओ। तो इस एसिड की वजह से एक्चुअल प्लस चार्ज आ गया, एक्चुअल प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा भूखा हो गया, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल खटाक से अटैक करना चाहेगा, जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो इसका अटैक करने का चांसेस बढ़ जाएगा, इट मीन्स इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। अब तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब जरा वापस चले फिर से रिएक्शन में। इसने क्या बनाया था बेटे? H प्लस दिया था और ZnCl3 माइनस दिया था। H प्लस यहाँ गया और उसने क्या बना दिया? CH2 प्लस और OH, CH2 प्लस और OH। अब ये CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपके पास, और बेटा ये बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब तो पता है आगे कहानी कि भाई यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड होगा, समझ रहे बेटे, और ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चिपक जाएगा और कुछ आगे बढ़ेंगे हम। तो सिस्टम से समझिए चीज़ों को कि क्या होता जा रहा है एक्चुअली में। तो अब देखिए क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर गया, ये ऐसे टूटा, जब ऐसे टूटा तो टूट गया, और क्या, यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया, और देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था बेटे, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, ये देखिए CH2OH लग गया, यहाँ प्लस आ गया। बाकी आप इसके स्ट्रक्चर्स RS बना लेना और इसका विलेंट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेना आप यहाँ पे, ठीक है। बट रिएक्शन तो हम यहीं से बढ़ाते हैं आगे, आपको पता है अच्छे से। चलिए अब क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पर ये आया तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद H प्लस बाहर जाएगा, तो यहाँ पर H प्लस बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, और यहाँ पर आएगा माइनस, ये माइनस प्लस एक बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा और H प्लस निकलेगा। बट अब जैसे H प्लस बाहर निकला बेटा तो यहाँ पर लोन पेयर है, फिर से H प्लस यहाँ पर अटैक मार देगा और वो H2 प्लस बना देगा, ओह भाई साहब, और ये फिर से टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए ये आपका ये कार्ब कैटायन फॉर्म हो गया, फिर से एक कार्ब कैटायन बन गया। अब जो कार्ब कैटायन बना है तो ZnCl3 था ना बेटे, वहाँ पर क्या था, ZnCl3 था जनाब, ZnCl3। और ZnCl3 का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, ZnCl2 प्लस Cl माइनस, ओ भाई साहब, तो ये प्लस चार्ज है और मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन है, रेजोनेंस के साथ है, तो Cl माइनस आके खटाक से यहाँ पे अटैक करेगा और ZnCl2 आपका अलग हो जाएगा बेटे। तो ZnCl2 अलग हो गया और CH2 के साथ Cl लग गया। देखिए दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। सो दिस इज, कितनी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म बेटे आपके सामने आई, कितनी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म आपके सामने आई। ये था क्लोरोमिथाइलेशन, ओके। चलो और आगे बात करें आप, और कुछ तगड़ी बातें करते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। चलो हो गजब गर्दा बात, सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की बात होगी। अब सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की बात होगी। नाइट्रेशन कर लिया, हेलोजिनेशन कर लिया, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन की बात कर ली, क्लोरोमिथाइलेशन की बात कर ली, नाइट्रोसोवेशन की बात कर ली। अब भैया सल्फोनेशन और डिसल्फोनेशन की बात भी कर लेते हैं, सल्फोनेशन और डिसल्फोनेशन की बात भी कर लेते हैं। तो जरा अब यहाँ पर गौर फरमाए जनाब, देखिए अब दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। भैया अगर रिवर्सिबल है तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट अप्लीकेबल होगा, ऑब्जर्व किया गया है। तो ऑब्वियसली बात, अगर हम रेट और रिएक्टिविटी की बात करें तो बेंजीन का ज़्यादा होगा और ट्रीटियम के साथ वाले के साथ का कम होगा। रीजन कई बार बता चुका हूँ कि अगर रिवर्सिबल है तो क्या होने वाला है। अब देखिए होता क्या है बेटे, यहाँ पर आपका CH बॉन्ड है, कौन का H2SO4 आपने डाला और इसने CS बॉन्ड बनाया, देखिए ये CS बॉन्ड, this CS bond is the weaker bond than CH and this is strong bond, weaker bond है तो less stable। कहानी समझ रहे हो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। और मुझे आयोडीनेशन जैसा more stable, this is more stable। तो भैया ये इधर गया, कौन का H2SO4 डाल ये बनाया, बेटे जैसे बने तो less stable है तो तुरंत ये इधर जाना चाहेगा। इसका मतलब दिस रिएक्शन विल बी मोर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसका जो यील्ड होगा काफी कम होगा। ठीक है, चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया तो बेटा फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी, दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात ये आती है कि सर ये बैकवर्ड के लिए आप बॉयल वाटर का कॉन्सेप्ट क्या, आपने कहा था ना बताएंगे आपको बॉयल वाटर का कॉन्सेप्ट। आप जरा समझिएगा, कौन का H2SO4 है बेटे, पूरा मैकेनिज्म सब तगड़े से देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं बेटे। देखिएगा जनाब, गौर फरमाइएगा, ठीक है। कौन का H2SO4 आपने लिया, ये बना, फिर आपने बॉयल वाटर यूज किया। अच्छा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह का है, देखो H, कौन का H2SO4 और ये आप इधर ले गए, आपका
आपका बना SO3H। ओके, ठीक है। नाउ अब अगर आप बॉयल वाटर डाल दोगे तो भैया यहाँ पे H2SO4 है, आपने बॉयल वाटर डाला तो बेटा क्या बॉयल वाटर डालने से ये कॉन्क H2SO4 डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा? भाई बॉयल वाटर डाला मतलब सिस्टम का वॉल्यूम क्या बढ़ा रहे हो? बेटा मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज। ओ भाई साहब, तो जैसे आप बॉयल वाटर यहाँ पर डालते हो, आप यहाँ पे कॉन्क H2SO, आपने इधर साइड में क्या डाल दिया, इस साइड से बाहर तो बॉयल H2O डाल लिया। तो जब आप यहाँ पर बॉयल H2O डाल रहे हो बेटे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो किस तरह से जब बैकवर्ड जाने से डिसल्फो, किस तरह से ये ग्रुप यहाँ से हट जा रहा है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला था कि हम आपको डिटेल समझाएंगे, आप डिटेल समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला, जैसे आप बॉयल वाटर डालोगे बेटे आप इसमें, तो भैया वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ेगा जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ने से मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज। अब भैया अब रिएक्शन है रिवर्सिबल, रिएक्शन है रिवर्सिबल, और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, सो अकॉर्डिंग तो कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज हुआ, सो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस हमें इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा बेटे, बढ़ाना पड़ेगा। बोलो ना भाई। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया बॉयल वाटर डालने से, तो बेटा बताओ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, सो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस हमें इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब ये बनेगा, और ये बनेगा कब, जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में, यानी यहाँ से SO3H ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन, रिमूवल ऑफ दिस SO3H ग्रुप। सो बॉयल वाटर डालने से डीसल्फोनेशन टेक्स प्लेस। वाई डिसल्फोनेशन, फिर से देखें, जैसे बॉयल वाटर डाला कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज हो गया, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस इसके बढ़ाना पड़ेगा। ये कब बढ़ेगा, जब हम इसकी तरफ जाएंगे, तब जब ये बनेगा, और ये कब बनेगा, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो आपका कॉन्क H2SO4 वापस अगेन बनने लगेगा, तो ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगी। तो बॉयल वाटर डालने से डीसल्फोनेशन हो जाता है, कहने का मतलब। सो ऑन एडिंग बॉइल्ड वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज, सो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O शुड इंक्रीज। सो रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाने के लिए इधर जाएगी ना रिएक्शन बेटा, तभी तो ये बढ़ेगा, एंड डीसल्फोनेशन टेक्स प्लेस। दैट्स व्हाई वी यूज बॉयल वाटर फॉर डीसल्फोनेशन, दैट्स व्हाई वी यूज बॉयल वाटर फॉर डीसल्फोनेशन। बेटा बताओ कहानी कुछ समझ में आई क्या? सो रोल ऑफ बॉयल वाटर इन सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, क्या रोल है भाई, क्या देखा आपने अभी, क्या देखा कि जैसे आपने बॉयल वाटर डाला तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज हो गया, सो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस कॉन्सेंट्रेशन इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए इसकी तरफ जाना पड़ेगा, सो रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से ये SO3H हट जा रहा है कि नहीं हट जा रहा है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें, तो डीसल्फोनेशन, ये ग्रुप हट जा रहा है। सो रोल ऑफ बॉयल वाटर इज डीसल्फोनेशन, रिमूवल ऑफ SO3H ग्रुप फ्रॉम बेंजीन एंड फॉर्म बेंजीन अगेन। तो यहाँ से बेंजीन रिंग से इसको हटा के बेंजीन बनाने को हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन। ओ भाई साहब, सो दिस रिएक्शन ऑल्सो शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड जा रही है तो रिवर्सिबल होगी, एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज, एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज। बेटा इतना समझ में आया क्या, इतना समझिए? मैकेनिज्म में पूरा डिटेल है, मैकेनिज्म बाकी है, और ये बहुत कुछ चीज़ें बतानी बाकी हैं। बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है क्या कि रोल ऑफ बॉयल वाटर क्या था, ये रिवर्सिबल क्यों है, और बॉयल वाटर डीसल्फोनेशन कैसे करा दे रहा है भैया? ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अब तो, ये चीज़ भी आपको बहुत तगड़े से बेटे क्लियर हो गई अब तो। तो अब टाइम आ गया कि हम इसके मैकेनिज्म को देखें, थोड़ा सा और एंजॉय करें बेटे। अब जरा गौर फरमाइएगा, आपने बेटा कॉन्क H2SO4 लिया था, ठीक है, कॉन्क H2SO4 लिया था, आप याद करो हमने जब नाइट्रेशन कराया था हमने कहा था कॉन्क HNO3 में भी आप नाइट्रेशन करा सकते हो। तो वहाँ पर नाइट्रेशन उसमें 2 HNO3 के मालिक्यूल आपने यूज़ किए थे नाइट्रेशन में, जिसमें एक ने एसिड का काम किया था और दूसरे ने बेस का काम किया था। यहाँ पर कॉन्क H2SO4 भी यही करेगा, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्क H2SO4 लिया है तो देखिए क्या होगा, H2SO4 के 2 मालिक्यूल लेंगे, एक का H+ दूसरे के लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, H+ आयन डोनेट करेगा, तो H+ आयन डोनर है तो ये आपका एसिड हो जाएगा, और H+ एक्सेप्ट करा तो ये बेस हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस जनाब, एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसका H+ यहाँ जाएगा बेटे, तो क्या ये OH2+ बना देगा, देखिए OH2+ बना देगा, और HSO4 O माइनस SO3H मतलब HSO4 माइनस, आपको देखो HSO4 माइनस ये अलग हो गया। जैसे OH2+ बनेगा बेटे, ये तुरंत खटाक से इधर टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए ये बना। ओ भाई साहब, यहाँ प्लस है और यहाँ पर लोन पेयर है, केस ऑफ बीबी का केस आ गया, बॉन्ड का केस आ गया। तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए बॉन्ड बन गया,
और यहाँ पर प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आएगा बेटे ये तुरंत खटक से H+ यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। एंड दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल। एंड आपका ये आपका चूंकि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको पता है कि चार्ज और न्यूट्रल में बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं बेटे, वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन बिकम स्लो। रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, तो अटैक उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा, धीरे से अटैक करेगा, तोड़ उतना नहीं पाएगा जितना तोड़ना चाहिए था, चिपकेगा नहीं उतनी जल्दी जल्दी चिपकना चाहिए था। सो रिएक्शन कैसा होगा? स्लो होगा। अब ये किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल है ये भी समझा देते हैं हम आपको। तो बेटा जो SO3 है ना बेटे, जो SO3 है ना, इसका एक बॉन्ड ऐसे पोलैरिटी है ना बेटे, ऐसे टूट रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ रहा है। जब यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब खाली डब्बा है, तो ये खाली डब्बा है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम। तो बेसिकली न्यूट्रल ही इलेक्ट्रोफाइल है, बट इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप इसके नेचर को दिखा सकते हो। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, SO3 बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो सीधे सीधे आप बेंजीन में जाएगा, अटैक मारेगा। सारी कहानी आपको पता है कि बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा, चिपकेगा, जाके चिपकाइए। देखिए ये है बेंजीन, ये है देखो आपका खाली डब्बा, ऐसे टूटा तोड़ो, ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आया बेटे, ये अटैक मार दिया यहाँ पर। तो देखिए H और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। देखिए बॉन्ड बन गया बेटे, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, देखिए ये बन गया और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। फिर आपका वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, विलेन कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो सब बना लोगे आप। चलिए ओके, अब देखो यहाँ पे बेटा CS बॉन्ड और यहाँ पर आपका CS बॉन्ड है। CS बॉन्ड जो है वेरी वीक बॉन्ड है और ये आपका स्टेबल बॉन्ड है। स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो तो बेटा प्रोसेस फास्ट तो हो नहीं सकती, बहुत स्लो प्रोसेस होगी। और इलेक्ट्रोफाइल भी वीक था, वही तो है, SO3 तो है। तो बेटा दोनों जैसे ये आपका, इसलिए आपका ये RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। समझ रहे हो बेटे? अब अगर आप इसके पहले जाएं और देखें ध्यान से तो HSO4 यहाँ पे निकला था ना बेटे, देखो यहाँ से। अभी HSO4 क्या करने वाला है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे प्लस है ना बेटे, तो ये H+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ माइनस और ये प्लस यहाँ पे जाके अटैक मार देगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया क्या बेटा, SO3H बन गया। अरे भाई साहब यही तो ऐड हुआ। अब इसमें अगर आप डाल दो बॉयल वाटर तो बेटा बताओ डिसल्फोनेशन, तो अगर यहाँ पे बॉयल वाटर डाल दें तो डिसल्फोनेशन हो जाएगा, सिंपल बेंजीन बन जाएगा। और H2O4 देखो, H2O4 देखिए, तो H2O4 यूज हुआ निकल लिया, H2O4 यूज हुआ निकल लिया, इसने सपोर्ट किया रिएक्शन को होने में, रेट को इनहेंस करने में, और निकल लिया तो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। तो जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर तो बेटा हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लिए थे, या हम H2H2O7 भी ले सकते हैं, मतलब H2SO4 प्लस SO3 भी हम ले सकते हैं, जिसको हम ओलियम बोलते हैं। देखिए जरा, तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लिए थे। मैकेनिज्म तो मैंने आपको ऐसा समझा दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। देखिए क्या हुआ, ये H+ यहाँ पे जाके अटैक किया तो एसिड हो गया, ये बेस हो गया, यहाँ पे OH2+ बन गया, ऐसे टूटा तो पानी अलग हो गया, देखिए पानी अलग हो गया, और यहाँ से क्या बचा, देखिए S पर प्लस आया और ये बचा, बचा कि नहीं बचा बेटा, बोलो बोलो, बचा कि नहीं बचा बेटा। अब जैसे ही बना तो बेटा यहाँ पर बैक बॉन्ड का केस आ जाएगा, यहाँ पर आपका बैक बॉन्ड का केस आ जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो S डबल बॉन्ड O यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और लोन पेयर जहाँ पर वहाँ प्लस आ जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा बेटे टूट जाएगा ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। ये H+ जो है यहाँ पर, ये वाला H+, ये H+ में देखो, ये H+ H2O के साथ अटैक करके H3O+ बना लेगा। और बेटा बताओ SO3 यहाँ से बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, तो देखिए SO3 बन गया, H+ जो यहाँ का निकला वो H2O के साथ H3O+ बना लिया। और बेटा देखो यहाँ से ये एक आपका ये HSO4- भी यहाँ से अलग हो जा रहा है, देखिए ये तो 3 चीज़ें, तो देखो वही 3 चीज़ें समझ लो, H3O+, HSO4- SO3। अगर आप H2H2O7 ले लेते हो तो H2SO4 SO3, तो H2SO4 आपको पता है बेटा H+ और HSO4- टूटेगा और SO3 देखिए। तो आप कहने का मतलब कि यहाँ भी ये H2SO4 कौन की H2SO4 भी आपको SO3 इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है, H2H2O7 भी आपको SO3 इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है, ये कहने का मतलब है। सो क्वेश्चन इज विच वन इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूट्रल SO3 है। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटे, न्यूट्रल SO3। और ये तो था सल्फोनेशन, डिसल्फोनेशन में हम क्या करेंगे, SO3H को, है ना, बॉयल वाटर मतलब H2O हीट के साथ कर देंगे तो डिसल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H निकल जाएगा बेटे। ये भी आपको समझ में बात आ चुकी होगी। चलिए, रोल ऑफ कॉन्क H2SO4, तो बेटा इसकी वजह से ही तो आपका SO3 जनरेट हुआ था, मैकेनिज्म को समझिएगा। चूंकि SO3 जनरेट हुआ था बेटे, बात समझ रहे हो, कॉन्क H2SO4 की वजह से। और जब SO3 जनरेट हुआ है बेटे
तभी तो उसने जाके बेंजीन में अटैक किया है और आगे बढ़ा है रिएक्शन। तो अगर आप कौन का H2SO4 लोगे तो अगर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बेटा यही जनरेशन SO3 का हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात SO3 भी ज़्यादा मिलेगा, और SO3 ज़्यादा मिलेगा बेटे तो ज़्यादा अटैक करेगा जाके यहाँ पर, और ज़्यादा अटैक करेगा तो यील्ड भी ज़्यादा बनेगा यहाँ पर। देखो गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, दिखाता हूँ। ये H2SO4 इसने क्या दिया बेटे, SO3 दिया। अगर ये कॉन्क है बेटे तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो SO3 का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा ना बेटा, ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बनेगा ना ये। और अगर ये ज़्यादा बना तो देखो इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा बन गया। अब चलो देखिए आगे देखिए, अगर ये ज़्यादा बन गया SO3 तो SO3 ज़्यादा बन गया तो ज़्यादा अटैक, तो बेटा यहाँ ज़्यादा अटैक का चांसेस बनेगा, ज़्यादा बन गया, ज़्यादा चिपकेगा जाके यहाँ पर, ज़्यादा बना ना तो ज़्यादा मालिक्यूल्स यहाँ पे जाकर रिएक्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा बनेंगी, और फाइनली ये भी ज़्यादा होगा, मतलब इसका यील्ड ज़्यादा होगा। तो कौन का H2SO4 लेने का मतलब कि SO3 भी ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो SO3 का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो फिर बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा है तो ज़्यादा अटैक करेगा, और उसके बाद प्रोडक्ट भी ज़्यादा बना लेगा। सो यील्ड इंक्रीज करेगा, इसका यील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो टू इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, वाई कॉन्सेंट्रेशन, वाई H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड इज यूज्ड। अरे भैया वही तो अभी तो पता है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो SO3 ज़्यादा बनाएगा और प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। देखिए टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 शुड बी मोर। सो इफ H2SO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेशन अगर है, मोर SO3 विल बी फॉर्म्ड and reaction shifted to forward direction and yield of product increases according to Le Chatelier's principle। भाई देखो ये भी दिखाता हूँ, रुको LCP भी लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं, डोंट वरी एट ऑल। कहाँ गया वो वाला स्टेप, ये है स्टेप, नहीं ये नहीं है, ये है SO3 यस दिस इज SO3। कौन का H2SO4 लिया, SO3 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ, अगर SO3 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ है अकॉर्डिंग टू Le Chatelier इसको कॉन्सेंट्रेशन घटाना पड़ेगा, इसको घटाने के लिए हमें रिएक्शन को इधर ले जाना पड़ेगा। भैया प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे समझ सकते हो, यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा है मैंने। रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू Le Chatelier। सो कौन का H2SO4 ले लो आप, या डायरेक्ट SO3 ले लो, अरे बेटे, या फिर आप फ्यूमिन H2SO4 ले लो, H2SO4 SO3 ले लो बेटे, आप H2SO7 ले लो बेटे। Here concentration of SO3 will be more। SO3 ऑलरेडी, अच्छा SO3 ले ही रहे हो बेटा, H2SO4 भी आपका SO3 दे रहा था, देखो 2H2SO4 जो है आपका SO3 दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो SO3 भी ले रहे हो और यहाँ से भी SO3 मिल रहा है, तो वही कॉन्सेंट्रेशन SO3 ज़्यादा हो जाएगा। तो here concentration of SO3 will be more। SO3 ऑलरेडी प्रेजेंट है H2SO4 से भी निकलेगा SO3, भाई इसको बोलते हैं फ्री SO3, और यहाँ पर जो होता है कंबाइन SO3 होता है। तो दो, यहाँ से भी SO3 मिलेगा, यहाँ से भी SO3 मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात SO3 ज़्यादा होगा तो यील्ड ज़्यादा होगा। कहानी है, बात समझ में आया बेटे। तो ये आपका था, देखो हर एक एक पॉइंट को लेके मैं आपको समझाने की कोशिश किया बेटे। तो यहाँ पर लिखा है मेन एप्लीकेशन ऑफ सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन। समटाइम्स वी हैव टू ब्लॉक पोजीशन ऑफ रिंग। हमें रिंग का पोजीशन, मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, आप देखना लास्ट लेक्चर में भी लिया हुआ है। सो वी हैव टू ब्लॉक द पोजीशन ऑफ रिंग, सो वी यूज सल्फोनेशन, SO3H एडेड टू रिंग एंड पोजीशन को हम ब्लॉक कर देते हैं। सल्फोनेशन से हम SO3H लगा देते हैं, पोजीशन ब्लॉक कर लेते हैं, और फिर समटाइम्स वी हैव टू रिमूव दिस, तो फिर हम इसको हटा देते हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉयल वाटर, दैट इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन को ब्लॉक कर देता है, और फिर हम वहाँ पर जो काम करना होता है कर लेते हैं, और हम बॉयल वाटर यूज करके फिर SO3H को हटा देते हैं, और उसका काम खत्म हो जाता है, और हमारा पर्टिकुलर जो हमें काम करना होता है वो हम कर लेते हैं। वो हम और आपको आगे एग्जाम्पल्स में और समझाएंगे। तो आई होप बेटा कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा यहाँ पर, मतलब सारी चीज़ें आपने समझ ली है ना, नाइट्रेशन, नाइट्रोसुएशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, क्लोरोमिथाइलेशन, बोलो ना बेटे, और सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन, क्यों कहोंगे H2SO4, क्यों कहोंगे HNO3, क्या होंगे हैलोजिनेटिंग एजेंट, क्या होंगे ब्रोमिनेटिंग एजेंट, क्या होगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना, कैसे कैसे क्या क्या, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जनरेट हो रहा है, सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 यूज़ करते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे, क्या बात समझ में आई क्या, कहानी क्लियर है ना, एकदम मज़ा किया ना एकदम। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है बेटे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और धमाकेदार सेशन में बेटे, कुछ और बहुत बढ़िया चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया तगड़ी तगड़ी चीज़ें, फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह आएंगी आगे आने वाले सेशंस में, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, उनके लिमिटेशंस, उनकी रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें बेटे। So thank you so much. God bless you all. Love you all. Why not D?